हाँ भाई देखिएगा, इधर देखो बच्चों, सभी बच्चे इधर देखेंगे ध्यान से। हमारे पास हम जो डिस्कस कर रहे थे यहाँ पर, क्या डिस्कस कर रहे थे, यहाँ पर पहला चैप्टर चर्चा कर रहे थे। किसकी चर्चा कर रहे हैं? पहले चैप्टर की। ठीक है, तो फिजिक्स के जो क्वेश्चन बैंक है इसका अपन सॉल्यूशन अपलोड कर रहे हैं यहाँ पर। तो फर्स्ट चैप्टर इसका सॉल्व किया जा रहा है, तो उसके लिए ये जो क्वेश्चन बैंक अपलोड किया इसका पहला चैप्टर, इसका क्वेश्चन नंबर 11। कौन सा क्वेश्चन? ये 11, ये क्वेश्चन नंबर 11, ये 12, 13, 14 इनका हम क्या करेंगे? अभी डिस्कशन करेंगे आज के इस लेक्चर में। अभी हम डिस्कस करने जा रहे हैं। ये आगे जो क्वेश्चंस हैं इन सब का हम क्या कर रहे हैं? डिस्कशन कर रहे हैं। ठीक है, यदि यहां तक किसी को कोई दिक्कत है तो बताइए, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम आगे चल रहे हैं। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा। पढ़िए क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है? 11, जब किसी उदासीन धातु प्लेट से 10 की घात 19 इलेक्ट्रॉन निकाल लिए जाएं, इतने इलेक्ट्रॉन निकाल लिए तो उस पर आवेश क्या होगा? ये बोल दिया उसने सवाल में। तो इस पर आवेश के लिए हम देखो चर्चा करते हैं, इस पर आवेश क्या होगा। ये हम जानते हैं Q बराबर क्या होता है? Ni, और N दे रखा उसने कितना? 10 की घात, N कितना दे रखा उसने? 10 की घात 16, 10 घात 19। कितना दे दिया इसने? N कितना दे दिया? ये देखो N दे दिया उसने कितना? 10 घात 19। यहां पर हमारे पास Q ज्ञात करना है। हम जानते हैं Q इक्वल टू क्या होता है? Ni। Q इक्वल टू क्या होता है? Ni। तो N 10 घात 19, इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होता है? 1.6 इंटू 10 की घात माइनस 19। 10 घात माइनस 19 से 10 की घात प्लस के 19 कट गया। ठीक है, तो क्या बचा? 1.6 कूलाम, 1.6 कूलाम। ऐसा कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर बी सही है। कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर बी सही है। ठीक है, ये देखिएगा अगला क्वेश्चन नंबर 12, अगला क्वेश्चन नंबर 12, उसको देखिएगा फटाफट। ये रहा क्वेश्चन नंबर 12, क्या कह रहा है? वायु में रखे दो आवेश एक दूसरे को 10 की घात -4 न्यूटन से रिपेल करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं। दोनों आवेशों के बीच तेल भर दिया जाए तो इतना न्यूटन बल हो जाता है, 2.5 इंटू 10 घात -5 न्यूटन हो जाता है। तेल का परावैद्युतांक ज्ञात करना है, एप्सिलॉन आर ज्ञात करना है, एप्सिलॉन आर ज्ञात करना है। तो इसके लिए देखिएगा, एप्सिलॉन आर ज्ञात करने के लिए हम जानते हैं कि निर्वात में कूलम बल का जो सूत्र होता है वो क्या होता है? F इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। K क्या होता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, निर्वात के लिए होता है। माध्यम में जब कभी माध्यम के लिए हम जो सूत्र यूज करते हैं वो क्या होता है हमारा? F माध्यम 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो ये देखिए, ये F का वैल्यू है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर है, तो F है। तो इस पूरे मान की जगह तो कितना रख दिया हमने? F रख दिया। यहां से F, और भाग किसका लग रहा है? एप्सिलॉन R का। तो ये किसके बराबर आ जाएगा हमारे पास? F प्राइम बराबर माध्यम में, F प्राइम किस में माना? माध्यम में। तो F प्राइम बराबर क्या आ जाएगा? F अपॉन एप्सिलॉन R। तो एप्सिलॉन R ज्ञात करना है तो इसको इधर ले गए, तो क्या आ जाएगा? F अपॉन F प्राइम। क्या आ जाएगा? F अपॉन F प्राइम। तो एप्सिलॉन R बराबर क्या आ जाएगा? F दे रखा है सवाल में 10 की घात -4, और नीचे दे रखा है माध्यम जब भर देते हैं तब कितना बल लगता है? 2.5 इंटू 10⁻⁵। ये कैंसिल आउट हो गए, ये नीचे -1 बचा 10 की पावर और ये पॉइंट, तो ये ऊपर जाके कितना हो गया? 100/25, यानी एप्सिलॉन आर कितना आ गया? 4। तो जो परावैद्युतांक है उसका वैल्यू कितना आ गया हमारे पास? 4 आ गया। तो ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा सही है? डी सही है। कौन सा सही है? डी। अगला क्वेश्चन देखिए फटाफट जल्दी से, इधर हमारे पास आइएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। जब कांच की छड़ को सिल्क से रब किया जाता है, रगड़ा जाता है, तो यह है। तो कांच की छड़ को जब सिल्क से रगड़ते हैं तो जो कांच की छड़ है उससे इलेक्ट्रॉन कहां जाएंगे? सिल्क में। कहां जाएंगे? सिल्क में। तो सिल्क को ये क्या करेगी? इलेक्ट्रॉन
देगी। अगला क्वेश्चन, तो इसमें ऑप्शन कौन सा सही है? बी। अगला क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, 2 बार क्वेश्चन पढ़ लो, खत्म है। क्या कह रहा है क्वेश्चन में? दो समान त्रिज्या के गोलाकार चालकों बी व सी पर आवेश की मात्रा समान है, क्यू क्यू मान ली। उन्हें एक दूसरे से कुछ दूरी पर रखने पर उनके बीच, यानी उनमें फोर्स लग रहा है, समान आवेश इसलिए प्रतिकर्षण लग रहा है, तो एफ है। क्या है? एफ। उतनी त्रिज्या वाले एक अन्य अनावेशित चालक, यानी अनावेशित यानी चार्ज नहीं है, तो इसका क्यू कितना हो जाएगा? 0। इसका क्यू कितना हो जाएगा भैया? 0। तीसरे का तो उसको मान लिया हमने क्या है वो आवेश ए, क्या कंसीडर कर लिया? ए। फिर इसको पहले तो बी से संपर्क कराते हैं, पहले किससे टच कराते हैं इसे? बी से। उसके बाद बी से कराने के बाद उन दोनों में आवेश डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा, आवेश बढ़ जाएगा। किस किस में? इसमें बी में और ए माना है, तो ए पर पहले कोई आवेश नहीं था, लेकिन अब संपर्कन के कारण क्या आ जाएगा? आवेश। उसके बाद किससे संपर्क कराते हैं? सी से। उस सी से संपर्क कराकर अब दूर कर दिया, तो बी तथा सी के बीच लास्ट में जो आवेश बचेगा बी और सी पर, उनके बीच में कितना बल लगेगा, ये पूछा है। तो आइएगा ध्यान से देखिएगा इधर, ये देखिए हमारे पास देखो ये क्या था? ये तो सिल्क वाला क्वेश्चन हुआ, सिल्क क्या देगी? इलेक्ट्रॉन देगी। अगला क्वेश्चन, दो चार्ज पार्टिकल बी और सी जिन पर आवेश समान कितना है? क्यू क्यू, कुछ दूरी पर है, तो उस समय उनके बीच बल हमने कंसीडर कर लिया, कितना लग रहा है? एफ। एफ इक्वल टू के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर, क्यू क्यू मान लिया आवेश के ऊपर, ठीक है। अब क्या किया? जो तीसरा आवेश ए है, अनावेशित है, अनचार्ज है, तो उस पर आवेश कितना है? 0। तो उसको पहले किससे संपर्क कराया? बी से। किससे कराया? बी से। तो बी से जब संपर्क कराया तो आवेशन के कारण उनका चार्ज बढ़ जाएगा। क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो माना कि नया चार्ज कितना आ गया इन दोनों पर? Q1 Q1। तो Q1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? दोनों का आवेशों का योग बटे 2। तो B पर कितना चार्ज था बोलो? Q। और इससे A पर कितना है? 0। तो Q प्लस 0 बटे 2 बराबर कितना आ जाएगा? Q बटे 2। तो अब दोनों को टच कराने के बाद B पर और A पर दोनों पर आवेश कितना आ गया? Q बटे 2, Q बटे 2। अब हमें क्या करना है? अगला स्टेप, जो A माना है उसको अब किससे कांटेक्ट में लाना है? C से। तो A और C संपर्क में लाए दोनों को, लेकिन अब A पर ध्यान देना कितना आवेश आ चुका है? Q बटे 2। तो A पर आवेश कितना आ गया? Q बटे 2। इन दोनों को जब संपर्क में लाए वापस से चार्ज क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा, बढ़ जाएगा इन दोनों का। तो इस पर Q बटे 2 प्लस Q बटे 2 हमने मान लिया। अब नया आवेश इन दोनों पर कितना आ गया? Q2 Q2। किस पर? B पर और C पर कोई नया आवेश आ गया Q2 Q2। तो यहां पर Q2, तो इसको हमने ऐड किया 3Q/2 बटे 2 कितना आ जाएगा? 3Q/4। अब देखिएगा, अब वापस से क्या करना है? C पर अब नया आवेश कितना आ गया? 3Q/4। B पर आवेश कितना आ गया था नया? Q बटे 2। तो ये इस स्थिति में इन दोनों के बीच में क्या बल लगेगा, ये सवाल है। तो इस स्थिति में इन दोनों के बीच में हमने मान लिया कि बल लग रहा है, माना कि F प्राइम। क्या बल लग रहा है? माना कि F प्राइम। तो F प्राइम बराबर हमने लिख दिया क्या? K Q1। B पर आवेश कितना? Q2 और C पर आवेश 3Q/4 अपॉन उन दोनों के बीच की दूरी R स्क्वायर। तो क्या लिख दिया? 3 बाहर आ गया, K Q² अपॉन R स्क्वायर, 2 इंटू 4 किए तो 8 हो गया। तो कितना आ गया? F प्राइम इक्वल टू 3F/8। ये आंसर आ जाएगा। पहले की तुलना में कितना? 3/8। ऐसा कौन सा ऑप्शन सही है? इसमें हमारे पास इस क्वेश्चन में जो हमारा ऑप्शन है वो कौन सा वाला है? 3F/8। वो देख लीजिएगा, कोई क्वेश्चन जो दे रखा है उसमें कौन सा दे रखा है? डी सही है। कौन सा सही है इस वाले में? डी सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन,
जब किसी वस्तु को पृथ्वी से जोड़ा जाए तो पृथ्वी से वस्तु की ओर इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह होता है। इसका मतलब है जब किसी वस्तु को जोड़ दिया अर्थ से, यानी ग्राउंडेड कर दिया, अर्थिंग कर दी, भूसंपर्कित कर दिया, तो अब इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन वस्तु पे जा रहे हैं, मतलब इसका मतलब क्या, वस्तु कैसी हो, धनावेश, कैसी हो, धनावेश। क्लियर। धातु का परावैद्युतांक कितना होता है? धातु क्या है हमारा, चालक, धातु क्या है, कंडक्टर, और कंडक्टर के लिए जो डाइलेक्ट्रिक परावैद्युतांक की हम बात करते कितना होता है, अनंत। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, बी। अगला हमारा जो है क्वेश्चन, निम्न में से गलत, अब इसमें गलत चुनना है, सही नहीं चुनना, गलत। कूलाम का नियम उस विद्युत बल को सही परिभाषित करता है जो परमाणुओं के इलेक्ट्रॉनों को उसके नाभिक से बांधे रखता है। अब इसमें जो है परमाणु के इलेक्ट्रॉनों को, अब ये यहां देखिएगा, परमाणु में ये इलेक्ट्रॉन है, चक्कर लगा रहे, ये नाभिक है। कूलाम का नियम उस विद्युत बल को सही परिभाषित करता है। अगला, परमाणु के नाभिक में प्रोटॉनों एवं न्यूट्रॉनों को कौन बांध के रखता है? परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों को, परमाणु के जो नाभिक होता है, न्यूक्लियस होता है, उसमें कौन बांधे रखता है? कौन सा बल लगता है? वो नाभिकीय बल। और इसने किसकी बात की है? कूलाम बल की। तो इसलिए हमारा कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बी। अगला, विद्युत आवेश की एक समान गति से उत्पन्न होता है, एक समान गति से, विद्युत आवेश की एक समान गति से, जब आवेश रेस्ट पर होता है, आवेश रुका हुआ होता है, तो रुकी हुई अवस्था में आवेश, विराम वाली अवस्था में आवेश क्या उत्पन्न करता है सर? क्या उत्पन्न करता है आवेश? केवल और केवल विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। क्या उत्पन्न करता है? केवल और केवल विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। आया समझ में? केवल और केवल विद्युत क्षेत्र। और जब गतिशील अवस्था में होता है, जब गतिशील अवस्था में होता है तो आवेश एक समान गतिशील अवस्था दो तरह की, एक समान यूनिफॉर्म मोशन और एक्सीलरेटेड मोशन। तो एक समान जब गति करेगा, एक समान, तो क्या करेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस मैग्नेटिक फील्ड, यानी विद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र। और जब एक्सीलरेटेड मोशन करेगा, त्वरित गति, तो एक्सीलरेटेड यानी उसका त्वरण बढ़ रहा है, एक्सीलरेशन बढ़ रहा है, तो उस स्थिति में क्या उत्पन्न करेगा? विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र, और इनके साथ क्या? EMW, विद्युत चुंबकीय तरंग। तो इसमें ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? सी, विद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र। अगला क्वेश्चन देखिएगा, इसने पूछा है विद्युत क्षेत्र का जो मात्रक है वो क्या होगा। अगला क्वेश्चन, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक तो क्या होता है विद्युत क्षेत्र के लिए? F इक्वल टू F अपॉन Q। तो F का न्यूटन, इसका कूलाम, तो न्यूटन बटे कूलाम, ऑप्शन ए सही। अगला, आर त्रिज्या के ठोस गोले पर एक समान रूप से आवेश वितरित है, विद्युत क्षेत्र गोले के अंदर पूछा है, तो ठोस गोले के अंदर जो विद्युत क्षेत्र आता है वो क्या आता है? KQ R अपॉन कैपिटल R क्यूब। तो इसने बोला है R की घात -2 नहीं, R घात -1 नहीं, ये करते हैं, या तो ये करते, ये वाला करते तुरंत, तो इसलिए ये ऑप्शन दे रहा है, इस पे ध्यान देना है। क्या होगा? E प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन R क्यूब। ठीक है, एक आवेशित खोखला गोला विद्युत क्षेत्र उत्पन्न नहीं करता। कहां नहीं करता? तो हम जानते हैं आवेशित जो खोखला गोला होगा, होलो स्फीयर होगा, जो खोखला गोला होगा उसका पूरा आवेश कहां होगा? उसकी सतह पर। तो उसकी सतह पर है, तो इसके लिए En कितना आ जाता है? En अंदर कितना आ जाता है? विद्युत क्षेत्र 0। तो आंतरिक बिंदुओं पर क्या नहीं करेगा? विद्युत क्षेत्र उत्पन्न नहीं करेगा। विद्युत बल रेखाओं के बारे में असत्य कथन है, यहां फॉल्स बताना है, तो पहला ही ऑप्शन तुम सही कर दोगे इसको सत्य समझ के। धनावेश से प्रारंभ होकर ऋणावेश पर समाप्त होती है, सही है। एक दूसरे को नहीं काटती है, सही है। बिंदु आवेश गोले के लिए इनकी आकृति समान होती है, सही है। लेकिन इनका कोई फिजिकल मीनिंग नहीं होता।
ये कोई भी भौतिकीय अस्तित्व नहीं रखती। आगे बात समझे, तो इसलिए ऑप्शन कौन सा सही होगा, डी सही होगा। अगला क्वेश्चन, रिक्त स्थान की पूर्ति करो। द्विध्रुव को अक्षीय निरक्षीय स्थितियों में विद्युत क्षेत्र का अनुपात। तो इसमें क्वेश्चन देख लो, जो ये विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय अक्ष और निरक्ष पर जो विद्युत क्षेत्र का इनका अनुपात दे रखा है, ये क्वेश्चन चेक कर लीजिए। देखो कौन कौन से हैं। एक तो ये दे दिया द्विध्रुव वाला, और कौन सा है, द्विध्रुव 37 देखो, 37 वही है सेम। आगे 39। ये तीनों क्वेश्चनों के आंसर अभी आ जाएगा। ठीक है, अभी हम ज्ञात करते हैं तीनों क्वेश्चनों के। तो ई अक्ष पर कितना होता है विद्युत क्षेत्र द्विध्रुव की पर, 2 kp अपॉन r क्यूब। और निरक्ष पर कितना होता है, ई निरक्ष kp अपॉन r क्यूब। अब इसने बोला है अक्ष तथा निरक्ष का अनुपात है, तो kp अपॉन r क्यूब से kp अपॉन r क्यूब कट जाएगा, तो कितना आ जाएगा, 2:1। अगला, फ्रैंकलिन आवेश की सबसे छोटी इकाई, ठीक है, जबकि क्या, अब सबसे बड़ी पूछा है, क्या पूछा है, सबसे बड़ी, तो कौन होती है बड़ी, कौन से डे, फेराडे। और एक फेराडे में कितने कूलाम होते हैं, 96500 कूलाम, 96,500 कूलाम। तो कौन सी होगी, फेराडे। कूलाम नियम 10⁻⁻15 मीटर से खाली स्थान दूरी के लिए सत्य है। 10⁻⁻15 मीटर से अधिक दूरियों के लिए, से अधिक, क्योंकि इससे कम दूरियों पर कौन सा बल लागू हो जाता है, इससे कम दूरियों पर जो बल लागू हो जाता है वो कौन सा है, नाभिकीय बल। कौन सा बल है, नाभिकीय बल। ठीक है, अगला, विद्युत फ्लक्स का एसआई मात्रक। विद्युत फ्लक्स E बराबर हम क्या लिखते हैं, विद्युत फ्लक्स फाई इक्वल टू क्या लिखते हैं हम, E वेक्टर डॉट ds वेक्टर। E वेक्टर का जो मात्रक होगा वो क्या होगा, न्यूटन बटे कूलाम, और ds का क्या होगा, मीटर स्क्वायर। तो न्यूटन बटे कूलाम इंटू मीटर स्क्वायर, क्या आ जाएगा। समान प्रकृति के आवेश एक दूसरे को रिक्त स्थान करते हैं, रिपेल करते हैं। सेम नेचर ऑलवेज रिपेल एंड अपोजिट नेचर ऑलवेज अट्रैक्ट। सो क्या आ जाएगा हिंदी में, प्रतिकर्षित। समान प्रकृति के आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रतिकर्षित। असमान प्रकृति के आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित, अट्रैक्ट करते हैं। एक उपकरण है जिसकी सहायता से किसी वस्तु पर आवेश की उपस्थिति को ज्ञात किया जा सकता है। यानी आवेश ज्ञात कौन करता है, तो विद्युतदर्शी, इलेक्ट्रोस्कोप। कौन बताता है, विद्युतदर्शी। अगला, किसी आवेश पर कई आवेशों के कारण लगाए गए बलों का परिणामी इन बलों के रिक्त स्थान योग के तुल्य होता है। तो बलों के किसके तुल्य होता है भैया, सदिश योग। कौन से योग, वेक्टर एडिशन। विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर स्थित एकांक धनावेश जितने बल का अनुभव करता है उसे उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। क्या कहते हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। किसी आवेश के चारों ओर वह क्षेत्र जिसमें अन्य आवेशित कण एक बल का अनुभव करे उसे भी हम क्या कहते हैं, दोनों परिभाषा किसकी है, विद्युत क्षेत्र की, इलेक्ट्रिक फील्ड की। अगला, जब एक परावैद्युत को किसी विद्युत क्षेत्र में रखते हैं तो इसके परमाणु है अणु किसकी तरह बिहेव करते हैं, एज ए डाइपोल, द्विध्रुव, विद्युत द्विध्रुव, विद्युत द्विध्रुव। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, जब किसी विद्युत द्विध्रुव को किसी एक समान विद्युत क्षेत्र में रखा जाए तो द्विध्रुव पर लगने वाला कुल बल कितना होगा। देखिएगा, हम जानते हैं द्विध्रुव में आवेश कैसे होते हैं, एक प्लस होता है और दूसरा आवेश कैसा होता है, माइनस। और एक समान विद्युत क्षेत्र में रख दिया गया उनको। जब एक समान विद्युत क्षेत्र में रख देंगे तो प्लस आवेश पर जो बल लगता है वो विद्युत क्षेत्र की दिशा में लगता है, और माइनस आवेश पर जो बल लगता है वो विद्युत क्षेत्र के
विपरीत दिशा में लगता है। इस कॉन्सेप्ट का हम यूज करते हुए इस सवाल को भी खत्म करने वाले हैं।